सो बीएफएम यानी कि बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीआईबी से रिलेटेड आज हम अपडेट स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द मॉड्यूल सी। तो दो मॉड्यूल्स ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। मॉड्यूल ए से रिलेटेड हमने कंप्लीट चैप्टर्स को कवर किया, मॉड्यूल बी से रिलेटेड जो अपडेट्स है हमने उनको कवर किया, एंड नाउ इट्स द मॉड्यूल सी जिसके साथ रिलेटेड जो अपडेट्स है वो हम कवर करने वाले हैं। सो अगर किसी भी तरह का डाउट है, कोई क्वेरी है, डू लेट मी नो। एंड अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए तो मेक श्योर कि आप एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर ले, विच इज अवेलेबल एट दिस लिंक iibf.info/app एंड ORG कोड है GEGKT। सो मेक श्योर टू डाउनलोड द एप्लीकेशन एंड स्टार्ट प्रिपरेशंस राइट अवे। चलिए जल्दी से करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। एंड टुडे चैप्टर इट्स रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन टू द ट्रेजरी मैनेजमेंट। तो ट्रेजरी मैनेजमेंट के बारे में बेसिक्स हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, एंड इन दिस वीडियो हमारा मेन मोटिव है कि जो अपडेट्स हैं हम उनको अच्छे से कवर अप कर लें। सो सबसे पहला जो अपडेट है दैट्स रिलेटेड टू द फेमा एंड द कन्वर्टेबिलिटी, राइट। फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। एंड फर्दर उसके रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि जो दो तरह की ट्रांजैक्शन मेजरली होती हैं, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो स्टैट्यूटरी नेम जो है दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, लेकिन ये इफेक्टिव कब से हुआ था? इट वाज इफेक्टिव फ्रॉम जून 2000, राइट। तो जून 2000 में ये इफेक्टिव हो गया था। तो ध्यान रखना कि फेमा 1999 में आया था, इफेक्टिव हुआ था लेकिन जून 2000 से। एंड दो तरह की ट्रांजैक्शन होती है, एक होती है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड दूसरी होती है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस वो होती हैं जो फुल्ली परमिटेबल हैं, लेकिन कुछ एक ट्रांजैक्शंस डेफिनेटली वो प्रोहिबिटेड भी हो सकती हैं, अप्रूवल बेस्ड भी हो सकती हैं, गवर्नमेंट एंड आरबीआई के रूल्स के अधीन भी हो सकती हैं। जैसे जो फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंस है, आप इंपोर्ट सर्विस पेमेंट कर रहे हो, एजुकेशन, रेमिटेंस, मेडिकल एक्सपेंस से रिलेटेड, फैमिली मेंटेनेंस से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन करते हो वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। एंड फर्दर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो होती हैं दोज आर लाइक एक पर्सन यहां पर इंडिया में रह रहा है, पर्सन ए, एंड फर्दर बाहर जो पर्सन रह रहा है, पर्सन ये बेसिकली क्या करता है, इंडिया में रह रहे पर्सन की जो एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज है या जो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज हैं उसको ऑल्टर कर देता है दूसरी कंट्री में। या फिर बाहर ये पर्सन रह रहा है, पर्सन बी, इसके जो एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं या जो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज हैं इंडिया में, ये उनको ऑल्टर कर देता है। तो ऐसी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? वी से सच ट्रांजैक्शंस टू बी द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। एंड इंडिया में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी पूरी तरह से अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है, राइट। एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस में जैसे मान लो कि आपने को घर परचेज कर लिया या फिर आपने ईसीबी यानी कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कर ली, वो बेसिकली किसकी डेफिनेशन में आती है? दोज आर इनटू द डेफिनेशन ऑफ द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में आती है। फर्दर मैंने जैसे आपको बताया कि फेमा अब आपने यूज करना है, फेमा 2000 नहीं बोलना, फेमा स्टार्टेड इनेक्टेड इन 2000 बट फेमा आया था 1999 में। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। एंड फर्दर अब इसमें ना एक चीज आती है रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शन टेस्ट, यानी कि जो कोई भी आप सर्विस के लिए ट्रांजैक्शन करते हो, व्हाट्सएवर द ट्रांजैक्शन वी डिड, वी विल डू चेक कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। जैसे मान लो कि इंडियन कंपनी ने फॉरेन कंपनी से सॉफ्टवेयर सर्विस ली और उसका पेमेंट किया, तो ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होगी या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगी? व्हाट इट विल बी? इट विल बी अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होगी। क्यों? क्योंकि हमने कोई फॉरेन एसेट या ऑनरशिप जो है वो एक्वायर नहीं करी, हमने सिर्फ सॉफ्टवेयर सर्विस ली है एंड उसके लिए हमने पेमेंट करी है, राइट। लेकिन अगर फॉरेन कंपनी ने स्टेक खरीदा होता, तो इंडियन इन्वेस्टर ने लेट्स से फॉरेन कंपनी में स्टेक खरीद लिया, इक्विटी स्टेक ले लिया, तो अब उसकी एसेट चेंज होगी ना, उसकी ऑनरशिप क्रिएट होगी, तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहलाएगी। सो वी आर टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर पार्ट कि ये ट्रांजैक्शन जो है ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। आइदर दिस ट्रांजैक्शन इज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और इट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ये हमें प्रॉपरली चेक करना पड़ता है। नाउ व्हाट इज अ रूल? आरबीआई का रोल क्या है इस पर्टिकुलर केस में? व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीआई? देखो आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज फ्रेमवर्क को क्या करती है? एडमिनिस्टर करती है, ऑथराइज्ड पर्संस के थ्रू, डायरेक्शंस के थ्रू, रिपोर्टिंग सिस्टम्स के थ्रू, परमिशंस के थ्रू, राइट। तो ये नहीं मान सकते कि कन्वर्टेबिलिटी जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, ये गलत है। कन्वर्टेबिलिटी के अंदर भी इवन रेगुलेटरी कंडीशंस हो सकती हैं। एंड इवन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका भी रोल है। सेंट्रल गवर्नमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में प्रोहिबिशंस भी लगा सकती है, अप्रूवल के लिए रिक्वायरमेंट भी लगा सकती है।
तो वो डिपेंड करता है कि ट्रांजेक्शन की टाइप क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, पर्पस क्या है, सो दैट वुड बी द केस। क्लियर? देन आफ्टर दैट हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक के बारे में। इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन चाहिए, दोज विल बी अवेलेबल इन द पीडीएफ। जो नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू द एफपीआई टर्मिनोलॉजी। एफपीआई यानी कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है उसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अब एफआईआई हैज मूव्ड टू द करंट फ्रेमवर्क ऑफ द एफपीआई। अब एफआईआई क्या होता है? दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो पुराना टर्म यूज होता था दैट वाज एफपीआई, sorry FII. So the old term was FII, but now जो हम term use करते हैं that is a FPI, that is a foreign portfolio investor. तो पुराने जो कंटेंट होंगे उसमें आपको FII भी नजर आ सकता है, लेकिन अभी हम FPI का यूज करते हैं। सो फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया की फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे मान लो किसी लिस्टेड इंडियन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दी, तो पर्पस यहां पर जनरल बेसिकली क्या होता है कि आपने कंपनी की मैनेजमेंट या कंट्रोल को हासिल नहीं करना, बल्कि आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में उसको रखना चाहते हो, राइट? सो दैट इज सेड टू बी द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो ये वाली जो टर्म है वो ओल्ड है एंड दिस इज अ न्यू टर्म। आपका आप सिर्फ ओनरशिप नहीं लेना चाहते, आप जस्ट एक स्टेक लेना चाहते हो अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है? पोर्टफोलियो में एक पोजीशन क्रिएट करना चाहते हो, नॉट इवन स्टेक, विल बी सेइंग कि आप एक पोजीशन जो है वो क्रिएट करना चाहते हो एंड वी से इट टू बी द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। उसको हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं एंड पर्पस जो होता है जनरली वो मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं होता, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से रिलेटेड होता है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है दैट इज अ 10% बाउंड्री रूल। दैट इज अ 10% बाउंड्री रूल। अब 10% बाउंड्री रूल क्या कहता है कि अगर तो आपने बिलो 10% करा है इन्वेस्टमेंट, लेट्स से 10% ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ द फर्म, राइट? जो भी कंपनी है, लेट्स से यहां पर एक XYZ इंडियन कंपनी है जो कि लिस्टेड कंपनी है। अब इसका पेड अप कैपिटल लेट्स से 10,000 करोड़ का है। वी आर कंसिडरिंग इसका पेड अप कैपिटल 10,000 करोड़ का है। तो अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की गई बिलो 10%, यानी कि 10% से नीचे की इन्वेस्टमेंट करी गई है, राइट? तो फिर हम उसको एफपीआई में काउंट करेंगे, यानी कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फोरम, जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क है उसमें काउंट करेंगे। लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट 10% या उससे ज्यादा हो गई, फिर वो एफडीआई की कैटेगरी में आ जाएगा। देन इट विल बी कमिंग इनटू द कैटेगरी ऑफ एफडीआई, फिर उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। एंड वंस एन एफडीआई इज ऑलवेज एन एफडीआई। कहने का मतलब है कि अगर आपका स्टेक एक बार 10% हो गया एंड उसकी क्लासिफिकेशन एज एफडीआई हो गई, बाद में इवन अगर आपने स्टेक उसका 9% भी कर दिया ना, वो स्टिल आपका एफडीआई की कैटेगरी में ही शामिल होगा। स्टिल इट विल बी अंडर द एफडीआई कैटेगरी। सो दैट इज अ सिनेरियो। एक बार बाउंड्री रीच हो गई तो आपका फिर वो एफडीआई फ्रेमवर्क में ही काउंट होगा। क्लियर? एंड फिर बात आती है रिलेटेड टू हम आईआरडीआई। इस यहाँ पे ना हमने कुछ एक टर्म्स का यूज किया था दैट इज रिलेटेड टू इट, बट वो ये वाला चीज छोड़ दो। मेन पॉइंट ये रहा पोर्टफोलियो करेक्शन का, वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर? अब FII हैज मूव्ड टू द न्यू फ्रेमवर्क। अब ये नए फ्रेमवर्क की तरफ हम मूव कर चुके हैं। सो IRDI का फुल फॉर्म क्या होता है? IRDI, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRDI? दिस इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, NSDL का फुल फॉर्म? NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड, राइट? सो दैट्स द केस। अभी हम बात करने वाले रिलेटेड टू FII हैज मूव्ड टू द करेंट FPI फ्रेमवर्क। अब कैसे मेजर करते हैं वो कंडीशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि अगर तो 10% तक है, लेसर देन 10% है, 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल, 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल तक अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है, देन इट विल बी अंडर द एफपीआई। बट इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10%, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10%, राइट, देन विल बी काउंटिंग इट एज व्हाट? फिर हम उसको काउंट करेंगे एफडीआई की तरह। क्लियर? एंड एक चीज को ध्यान रखना कि 10% रिटर्न लिमिट नहीं है। ये दिस इज नॉट द रिटर्न लिमिट कि एफपीआई सिर्फ 10% ही प्रॉफिट कमा सकता है। दिस इज नॉट द केस। ये सिर्फ क्लासिफिकेशन बाउंड्री है। अगर 10% रीच आउट कर जाएगा फिर उसको एफडीआई में क्लासीफाई कर देंगे, एंड अगर डिस इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी उसको हम
रिक्लासीफाई नहीं कर सकते कि वो एफपीआई हो जाएगा। दैट्स द सिनेरियो, राइट। तो आईआरडीआई जो है दैट्स अ इंश्योरेंस रेगुलेटर, एनएसडीएल जो है वो सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी है, एंड ट्रांस यूनियन सिबिल जो है वो एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है। दैट्स अ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। तो यहां पर सिर्फ इतना सा अपडेट था हमारे नोट्स के रिलेटेड, ये अपडेट है। एंड फर्दर बैंक इन्वेस्टमेंट क्लासिफिकेशन चेंज हो चुकी है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ये वाला पॉइंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि अब 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई होता है जो भी इन्वेस्टमेंट होती है बैंक के द्वारा। आइदर इट इज एचटीएम, या फिर वो एएफएस है अवेलेबल फॉर सेल, या फिर वो एफवीटीपीएल है, और इट इज एफवीटीपीएल। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। एचएफटी जो है दैट इज नॉट अ बकेट, सेपरेट बकेट, एंड दैट इज अ कैटेगरी एज अ सब कैटेगरी अंडर द एफवीटीपीएल ओनली। दैट इज अंडर द एफवीटीपीएल ओनली। एंड एफवीटीपीएल का फुल फॉर्म क्या है? फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, दैट्स द केस। आई होप कि ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट्स रिलेटेड टू द वैल्यूएशन फ्रीक्वेंसी। तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट पर्टिकुलर पार्ट। ये वाला मैं अपडेट छोड़ रहा हूं बिकॉज इससे रिलेटेड अपडेट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था व्हेन वी वर लर्निंग अबाउट द प्रीवियस केस। लर्निंग अबाउट द प्रीवियस केस उसके बारे में हमने कवर कर लिया था। नेक्स्ट जो हम अपडेट कवर करने वाले हैं दैट्स रिलेटेड टू द फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स। वो फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव से रिलेटेड है। देखो, अपडेट्स को समझना जानना बहुत जरूरी है बिकॉज इफ यू आर नॉट कवरिंग द अपडेट इट मींस कि आप एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को छोड़ दोगे, एंड इफ यू नॉट कवरिंग द कंसेप्ट तो डेफिनेटली एग्जाम में दिक्कत हो सकती है। सो इट्स रिलेटेड टू द यूएसडी 100 मिलियन थ्रेशोल्ड। अब ये 100 मिलियन थ्रेशोल्ड किस चीज से रिलेटेड है? देखो, सिंपल सा रूल बताता हूं कि यूजर अपने कॉन्ट्रैक्टेड फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर को हेज कर सकता है, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर है आप उसको हेज कर सकते हो, बट प्रिस्क्राइब फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आप 100 मिलियन यूएसडी के इक्विवेलेंट जो नोशनल आउटस्टैंडिंग है, राइट, उसको बेसिकली वहां पर क्या है, आपको कंसेशन अवेलेबल हो सकता है। यहां पर लिमिट को समझना काफी जरूरी है कि ये जो 100 मिलियन यूएसडी है, 100 मिलियन रुपीज नहीं है, दिस इज 100 मिलियन यूएसडी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 100 मिलियन यूएसडी है, एंड फर्दर अंडरलाइंग एक्सपोजर होना फिर भी जरूरी है। ये नहीं है कि आप बिना अंडरलाइंग एक्सपोजर के होते हुए आप हेजिंग ले लोगे, ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल किस पर्पज के लिए होता है? डेरिवेटिव्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू खुद की नहीं होती, अंडरलाइंग वैल्यू से असाइन होती है। एंड डेरिवेटिव का इस्तेमाल या तो आप स्पेक्यूलेशन के पर्पज के लिए करते हैं, यू आर यूजिंग फॉर स्पेक्यूलेशन पर्पजेस, और वी यूज देम फॉर द हेजिंग पर्पजेस। हेजिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो वही पॉइंट यहां पर उठाया गया कि अगर आप हेजिंग पर्पज के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्टेड एक्सपोजर चाहिए, यानी कि जनरली अंडरलाइंग एक्सपोजर आपके पास होना चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए, एंड और कहीं वो हेजिंग नहीं होनी चाहिए। एंड जब ऑथराइज डीलर को जब एविडेंस मांगे तो उनको हमें वो एविडेंस भी स्टैब्लिश करना पड़ेगा। सो तब आपको कंसेशन मिल सकता है, तब आपको कंसेशन मिल सकता है उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। दैट्स द पॉइंट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज एग्रीगेट लिमिट अक्रॉस ऑल द एडीज। ये पर एडी के बेसिस पर लिमिट नहीं है, ये अक्रॉस द एडीज लिमिट है। दिस इज अक्रॉस द ऑथराइज डीलर्स, यानी कि इंडिया के सभी ऑथराइज डीलर को मिला करके जो लिमिट है वो रखी गई है 100 मिलियन यूएसडी। यानी कि यूजर जो है वो हेज कर सकता है कॉन्ट्रैक्टेड जो एक्सपोजर है अप टू 100 मिलियन यूएसडी के इक्विवेलेंट, राइट, उसको हेज कर सकता है। ये ओवरऑल लिमिट रखी गई है हेजिंग की। ऐसा नहीं आप कितना भी हेजिंग कर लो, उसकी ओवरऑल लिमिट रख दी 100 मिलियन यूएसडी से रिलेटेड। क्लियर? एंड एक्सपोजर, अंडरलाइंग एक्सपोजर फिर भी चाहिए, अंडरलाइंग एक्सपोजर इज स्टिल रिक्वायर्ड। देन फर्दर इट्स रिलेटेड टू द नेक्स्ट वन। लेट्स से कि एडी बैंक है आपका, एडीए, वहां पर आपका एक्सपोजर है 60 मिलियन यूएसडी का। एंड फर्दर एडी बैंक बी है जहां पर एक्सपोजर है 45 मिलियन यूएसडी का। टोटल एक्सपोजर कितना हो गया? 105 मिलियन का हो गया। लेकिन थ्रेशोल्ड कितनी है? थ्रेशोल्ड इज 100 मिलियन यूएसडी। तो अगर आपका थ्रेशोल्ड एक्सीड हो जाता है तो एक्सीडेड थ्रेशोल्ड के ऊपर आपको हेजिंग नहीं मिल सकता, आपको सिर्फ और सिर्फ
100 मिलियन यूएसडी तक का ही हेज मिलेगा एंड नो डबल हेजिंग इज बेसिकली कैन बी डन। ऐसा नहीं है कि आप 100 मिलियन यूएसडी को आपके पास लिमिट जो है वो 25 मिलियन यूएसडी की है, लेट्स से आपका जो एक्सपोजर है 25 मिलियन यूएसडी का है, तो ये नहीं है कि मैं इसको एडीए से भी इसका हेजिंग करवा लूं एंड फर्दर जो एडीबी है इससे भी इसका हेजिंग करवा लूं, ऐसा नहीं होगा। यानी कि सेम अंडरलाइंग एक्सपोजर को दो बार हम हेज नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं कर सकते कि दो जगह पर हम बेनिफिट ले लें ताकि हम पैसा कमा पाए। दिस कैन नॉट बी डन, राइट। एंड इवन इफ यू डो एंड इवन इफ क्या होता है कि कई बार ना हम एक्सटेंशन के लिए कहते हैं कि हमारा जो हेजिंग वाला प्रोसेस है ना इसको एक्सटेंड कर दो, राइट। तो एक्सटेंशन एज सच तो अलाउड होती नहीं है, इट्स जस्ट लाइक कैंसलिंग एंड रीबुकिंग। तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, राइट, उसको हम कर देते हैं कैंसल, सो कैंसलेशन इज बीइंग डन एंड नया कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं रीबुक, नए कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देते हैं, रीबुक कर देते हैं, राइट। तो स्पेसिफिकली आप क्या करते हो, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपोजर होता है उसको पुराने को कैंसिल करके नया रीबुक कर लेते हो, इवन उसकी भी ट्रैकिंग होती है, राइट। जो रीबुक्ड होते हैं ना आपके, उसको भी आपको बेसिकली एग्रीगेट करना होता है अक्रॉस द ऑथराइज्ड डीलर्स, दैट इज बीइंग डन। फर्दर इट्स रिलेटेड टू द एक्सचेंज ट्रेडेड पोजीशंस, एक्सचेंज ट्रेडेड पोजीशंस, यानी कि जो 100 मिलियन यूएसडी का अमाउंट है ना, वो एक बेसिक इंडिविजुअल ट्रेड लिमिट तो है नहीं है, वो एग्रीगेट पोजीशन, दिस इज रिलेटेड टू एग्रीगेट पोजीशन, है कि आपकी ओवरऑल जो पोजीशन है, एक सिंगल ट्रेड की बात नहीं कर रहे कि आपने एक ट्रेड शोकेस कर दिया, नो दैट्स नॉट द केस। 100 मिलियन जो है दैट्स रिलेटेड टू एग्रीगेट पोजीशन, वो एग्रीगेट पोजीशन से रिलेटेड है। एंड फर्दर जो आप हेजिंग कर रहे हो, डेरिवेटिव का पर्पस जो होगा दैट विल बी रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट। आप स्पेक्यूलेशन के पर्पस के साथ आप बेसिकली एक्सपोजर को परमिट नहीं कर सकते। सो एक्सपोजर जो ये रिस्क पर्पस के लिए सिर्फ कर सकते हो, फॉर स्पेक्युलेटिव पर्पसेस इट कैन नॉट बी डन, राइट। हेजिंग कैन नॉट बी, बेसिकली आप अपनी एक्सपोजर नहीं ले सकते। आप ऐसा नहीं है कि आप डेरिवेटिव में पोजीशन ले रहे हो फॉर स्पेक्यूलेशन पर्पस, दैट कैन नॉट बी डन, दैट इज नॉट अलाउड। वो चीज अलाउड है मार्केट मेकर्स को, रिटेल यूजर्स को वो चीज अलाउ नहीं की गई है, दैट्स नॉट बीइंग अलाउड। क्लियर, क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। एंड फर्दर जो नेक्स्ट अपडेट है दैट्स रिलेटेड टू फोन कंफर्मेशन इज नो लॉन्गर एडिक्वेट बैक ऑफिस डिस्क्रिप्शन। पहले क्या होता था, बैक ऑफिस कंफर्म करता था, लाइक जो भी डील्स होती थी उनको ओवर द कॉल बेसिकली क्या किया जाता था, कंफर्म किया जाता था। बट नाउ दैट हैज बीन चेंज्ड, इवन उस पॉइंट को भी चेंज कर दिया गया है। यानी कि जब कोई अपडेट दिया जाता है रिलेटेड टू चेक किया जाता है बैकएंड से, उसके साथ रिलेटेड है। क्लियर। तो जब कोई डील हुई, लेट्स से डील हुई कोई भी, तो डील होने के बाद अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन इज देयर, इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन इज देयर कि जो फ्रंट ऑफिस है वो डील में आ चुका है एंड दैट इज बीइंग रिपोर्टेड, उसकी प्रॉपर जो है वो रिपोर्टिंग की जाएगी एंड देन फिर उसकी रिकंसिलिएशन की जाएगी एंड देन इट इज अवेलेबल फॉर द ऑडिट पर्पसेस। क्लियर है। तो ये वाली जो प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस जो दैट इज बीइंग फॉलोड इन द बैक ऑफिस नाउ, बैक ऑफिस में अब ये वाला प्रोसेस फॉलो होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, डील कंफर्म आप इलेक्ट्रॉनिकली करते हो एंड फर्दर जो बैक ऑफिस है इलेक्ट्रॉनिकली सेटल करता है, रिकंसाइल करता है, राइट। एंड इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन भी होती है, द इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन इज स्टिल देयर। एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट द इंटरबैंक, इफ यू टॉकिंग अबाउट द इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज रिपोर्टिंग, तो 10 फरवरी 2025 से जो भी इंटरबैंक आपके फॉरेन एक्सचेंज पोजीशंस हैं, whether it is a ready position, cash position or the term position or the spot position, interbank लेकिन foreign exchange जो position आपकी exist करती है, right, उनको आपको कहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा, CCIL के ऊपर। CCIL में आपको रिपोर्ट करना होगा उन सभी पोजीशंस को। कैश का मतलब क्या होता है कि इमीडिएट सेटलमेंट जहां पर होती है T+0 बेसिस पर, इन केस ऑफ कैश इट इज T+0 बेसिस, T+0 बेसिस। टर्म के केस में होती है T+1 बेसिस पर सेटलमेंट एंड स्पोर्ट में होती है T+2 डेज बेसिस पर सेटलमेंट। तो उसके केस में आपको CCIL में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। फॉर द क्लाइंट थ्रेशोल्ड, अब एक और रूल आ गया, यानी कि अगर किसी क्लाइंट का, लेट्स से XYZ बैंक है,
एंड इनका क्लाइंट है ए। एंड अगर क्लाइंट के जो फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है, क्लाइंट के जो कॉन्ट्रैक्ट है, इनके जो क्लाइंट है उनका कॉन्ट्रैक्ट अगर अमाउंट जो है डेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मिलियन यूएसडी, 1 मिलियन यूएसडी से अगर ज्यादा है क्लाइंट का, तो वो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में आएगा, राइट। एंड फर्दर फिर रिपोर्टिंग को क्या किया आफ्टर दैट और नीचे लाया गया, यानी कि अब जो रिपोर्टिंग का फ्रेमवर्क है वो क्या कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 50,000 यूएसडी है, अगर कॉन्ट्रैक्ट 50,000 यूएसडी या उससे ज्यादा है तो उनकी रिपोर्टिंग होगी। देन द रिपोर्टिंग ऑफ द क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट विल आल्सो बी डन, उनकी भी आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। यहां पर आपको टाइमलाइन देखने की जरूरत नहीं, जस्ट आइडिया रखो कि उनकी भी आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। क्लियर विद इट? आफ्टर दैट रिपोर्टिंग टाइमलाइन की अगर बात करें, लाइक जो आईएनआर इंटरबैंक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आईएनआर नॉट रिलेटेड टू द फॉरेन, अगर आईएनआर इंटरबैंक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उनको आप आवरली बेसिस के बेस में आप उनकी रिपोर्टिंग करते हो। दिन भर में आवरली जो आपके ट्रेडिंग होती है उसके बेस पर आप रिपोर्टिंग जो है उसकी करते हो। एंड अगर नॉन आईएनआर इंटरबैंक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, राइट, तो जो आपने 5 बजे तक कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, जो कॉन्ट्रैक्ट अपने 5 बजे तक कर लिए, उनको 5:30 बजे तक आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। एंड जो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट किए, लेट से 5 बजे के बाद कॉन्ट्रैक्ट किए, उनको अगले दिन सुबह 10 बजे तक रिपोर्ट करना पड़ेगा, अगर नॉन आईएनआर कॉन्ट्रैक्ट है। एंड अगर क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट है, क्लाइंट से रिलेटेड थ्रेशोल्ड लगी ना 50,000 यूएसडी की, तो क्लाइंट के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नेक्स्ट बिजनेस डे के 12 बजे तक आपको रिपोर्ट करने पड़ते हैं। नेक्स्ट बिजनेस डे के 12 बजे तक आपको रिपोर्ट करने पड़ते हैं। एंड देन इट इज अ सेटलमेंट कंट्रोल। सेटलमेंट कंट्रोल यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग होगी उसका मतलब ये नहीं कि सेटलमेंट रिस्क खत्म हो गया, उसके रिलेटेड जो भी कंट्रोल है वो आपको फिर भी लगा के रखने पड़ेंगे। मेकर चेकर सिस्टम, नोस्ट्रो रिकंसलेशन, वो चीजें आपको फिर भी करनी पड़ेंगी, दोज आर स्टिल रिक्वायर्ड, राइट। सो दीज आर द अपडेट्स रिलेटेड टू रिपोर्टिंग एंड ऑल। तो बैक ऑफिस के केस में ये रिपोर्टिंग जो गाइडलाइंस है वो ऐड हुई है, मेक श्योर कि आप इनको माइंड में जरूर रखें। फर्दर अभी लाइबोर का जमाना चला गया, नाउ द लाइबोर इज नॉट देयर। ध्यान में रखिएगा, अब लाइबोर यानी कि लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट का एज सच यूजेज नहीं है, देर इज नो यूजेज ऑफ इट एज सच, राइट। लाइबोर यानी कि लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। अब देखो कई जगह पर लाइबोर का यूज होता था, लेकिन बाद में 2023 के बाद तो इसका यूज करते ही नहीं है। तो अगर आपको कहीं पर दिखता है कि लाइबोर यूज हो रहा है तो लाइबोर का यूज नहीं होता, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट का इस्तेमाल नहीं होता है। एंड उसकी जगह पर अब जो नया रेफरेंस यूज किया जाता है दैट इज SOFR। कौन सा है? SOFR। SOFR का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। मैं यहां पे लिख देता हूं, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, ये इसका फुल फॉर्म, ठीक है। अब SOFR यूज होता है तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लाइक वी डू यूज द मोडिफाइड MIFOR इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। जब तो यूएस डॉलर रिस्क की बात आती है तो SOFR का यूज करते हैं, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए वी यूज द MIFOR यानी कि जो मॉडिफाइड इंटरबैंक ऑफर रेट है, इंडियन ऑफर रेट है, ठीक है, उसका इस्तेमाल करते हैं, मॉडिफाइड MOFR का यूज करते हैं। क्लियर? एंड फर्दर लीगेसी कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या होगा, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स लाइबोर के ऊपर चल रहे थे उनको बेसिकली बेंचमार्क जब अनअवेलेबल ही हो गया तो वहां पर बेसिकली SOFR का यूज करोगे, वहां पर SOFR का जो यूज है वो किया जाता है। नो SOFR का लॉजिक है, व्हाट इज द लॉजिक रिलेटेड टू SOFR? वो ये किसके ऊपर बेस्ड है? ओवरनाइट सिक्योर्ड फंडिंग के ऊपर बेस्ड है, यानी कि SOFR सिक्योर्ड ओवरनाइट फंडिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर बेस्ड बेंचमार्क है। एंड अगर हम इनके नेचर की बात करें, सो SOFR इज द ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट, दिस इज ARR, दिस इज ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट। एंड फर्दर जो सिक्योर्ड ओवरनाइट फंडिंग होती है उसके ऊपर बेस्ड होता है, SOFR इज बेस्ड अपॉन दैट, राइट। क्लियर है? एंड व्हाट अबाउट द MIFOR, जो मॉडिफाइड MIFOR है। अब बेसिकली मॉडिफाइड जो MIFOR है, अब वो लाइबोर के बाद यूज होने वाला रेट रिलेटेड टू द इंडियन रिस्क, अब बेंचमार्क्स है उसके लिए यूज करते हैं, दैट्स द केस। और इसमें कुछ भी स्लाइड में ज्यादा जानने वाला नहीं है, इट्स जस्ट अ सिंपल वन कि अब SOFR का यूज करते हैं या फिर
जो मॉडिफाइड माय4 है उसका इस्तेमाल करते हैं। देन इट इज रिलेटेड टू इंटरबैंक ट्रेजरी बिजनेस जो होता है दैट्स नॉट रिस्क फ्री। मैंने ना आपको एक जो हमारी वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटेड उसमें बताया था कि रिस्क इज नॉट देयर व्हेन द बैंक्स आर डीलिंग विद ईच अदर, कि जब बैंक्स डील करते हैं आपस में उसके केस में रिस्क नहीं है, ऐसा नहीं होता है। स्टिल द रिस्क इज बीइंग देयर, स्टिल वहां पर भी देखो रिस्क होता है, स्टिल द रिस्क इज बीइंग देयर। काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है पता है आपको? काउंटर पार्टी रिस्क, अब जैसे मान लो कि दो पार्टीज हैं, यहां पर पार्टी ए है, यहां पर पार्टी बी है। अब इनके बीच में ट्रांजैक्शन है, ए ने पैसे दे दिए बी को, अब बी डिफॉल्ट ना कर दे, दैट्स अ काउंटर पार्टी रिस्क, दैट्स अ काउंटर पार्टी रिस्क, कि एक ने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करी उस वो काउंटर पार्टी रिस्क हो जाएगा। क्लियर? अब लेकिन इस तरह से समझो कि ये बैंक जो है ये डील कर रहे हैं, यानी कि ए भी बैंक है, ए इज द बैंक, एंड बी भी यहां पर बैंक है, ये भी बैंक है। सो बैंक ए ने बैंक बी के साथ लेट से 100 करोड़ के इक्विवेलेंट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन की। तो बैंक ए को लगता है कि बैंक बी तो रेगुलेटेड है इसलिए कोई रिस्क नहीं है, लेकिन बैंक बी जो है वो तो भाई स्ट्रेस में है, डेट्स इन स्ट्रेस, वो डिफॉल्ट कर सकता है, तो यहां पर तो बैंक ए का एक्सपोजर लॉस हो जाएगा। इसी को हम काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क कहते हैं, वी से इट टू बी द काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क। एंड अच्छा, एक रिस्क होता है सेटलमेंट रिस्क, ये तो हो गया काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क हो गया। एक होता है सेटलमेंट रिस्क। सेटलमेंट रिस्क पता क्या होता है? इस रिस्क को हम टेम्पोरल रिस्क भी कहते हैं, काफी फेमस है ये तो। इसको हम कहते हैं टेम्पोरल रिस्क भी कहते हैं, और इसको एक और रिस्क के नाम से जानते हैं, हर्स्टेड रिस्क के नाम से जानते हैं। यानी कि एक पर्सन ने अपनी लेग जो थी वो कर दी, इसने अपनी ट्रांजैक्शन कर दी, जब बी ने अपनी ट्रांजैक्शन करनी थी उससे पहले ये बैंकरप्ट हो गया, उससे पहले ये बैंकरप्ट हो गया, तो दैट वुड बी व्हाट? दैट वुड बी द सेटलमेंट रिस्क। तो इवन इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस को हम जीरो रिस्क नहीं मान सकते, वी कैन नॉट बी कंसीडर्ड टू बी द 0%, राइट? अब वहां पर 2% या 5% आपको फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होगी, ऐसा कोई रूल नहीं है। बेसल का फ्रेमवर्क का बेसिक लॉजिक है कि बैंक के पास एक्सपोजर है तो उस एक्सपोजर के ऊपर रिस्क भी होगा, अगर रिस्क है तो रिस्क वेट एसेट भी होगा, एंड उस रिस्क वेट एसेट के अकॉर्डिंग आपको रेगुलेटरी कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको रेगुलेटरी कैपिटल जो है उसके अकॉर्डिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। सो दिस इज नॉट द यूनिवर्सल रूल कि 2% से 5% आप कैपिटल मेंटेन कर लोगे। देयर इज अ रूल लाइक कैपिटल कंट्रोल किसके हिसाब से होगी? आपकी एक्सपोजर के बेस पर होगी, राइट? तो मैंने आपको काउंटर पार्टी रिस्क भी बता दिया, सेटलमेंट रिस्क भी बता दिया। फिर आता है सीवीए एंड मार्जिन। एक पॉइंट है यहाँ पे दैट्स रिलेटेड टू द सीवीए एंड मार्जिन। एक तो हो गया पर्टिकुलरली कि आपने बेसिकली चेक कर लिया कि कितना एक्सपोजर एंड ऑल है। अब आप क्या ले सकते हो? कोलेटरल ले सकते हो क्या? आप किस तरह से मिटिगेट करोगे इस रिस्क को? दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम मिटिगेशन किस हिसाब से करेंगे। अब मिटिगेशन हो सकती है काउंटर पार्टी लिमिट लगा करके कि एक काउंटर पार्टी के ऊपर मैक्सिमम एक्सपोजर इतना ही रखना है, या फिर नेटिंग एग्रीमेंट कर सकते हो। लाइक नेटिंग एग्रीमेंट क्या होता है कि बैंक ए ने बैंक बी को इतने पैसे दिए, ठीक है, बैंक ए ने बैंक बी को इतने पैसे दिए, और बैंक बी ने बैंक ए को लेट से इसने दिए 100 करोड़ और इसने दिए 80 करोड़, तो यहां पर नेटिंग ट्रांजेक्शन हो, तो नेट एक्सपोजर कितना हो गया? नेट एक्सपोजर विल बी 20 करोड़। या फिर और क्या कर सकते हैं? वी कैन बी यूजिंग द कोलेटरल। अब कोलेटरल से आपका रिस्क जीरो नहीं होता, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपकी कोलेटरल की एलिजिबिलिटी बनती है, उसकी वैल्यूएशन होती है, तो हेयर कट का कंसेप्ट पड़ा था ना, उसके हिसाब से वी कैन बी डीलिंग विद। या फिर हम सेंट्रल क्लियरिंग को डाल सकते हैं, यानी कि ए एंड बी नोवेशन करते हुए कि ए एंड बी डायरेक्टली डील ना करें, यहां पर कोई सेंट्रल काउंटर पार्टी हो जिसके लिए बी अगर बायर है लेट्स से एंड ए सेलर है, तो जो सेलर के लिए एक्सचेंज बायर बन जाएगी एंड बायर के लिए एक्सचेंज सेलर बन जाएगी। तो इस तरह से नोवेशन करके एक्सपोजर को चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो दीज थिंग्स कैन बी डन। ये जो कंसेप्ट्स हैं इनका इस्तेमाल करते हुए वी कैन बी डीलिंग विद इट, वी कैन बी डीलिंग विद इट। तो प्रॉपर थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम केस। सो इस चैप्टर में यही अपडेट्स से सभी, आई होप कि आपको ये सभी अपडेट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी तरह के डाउट्स हैं डू लेट मी नो। एंड नेक्स्ट जो चैप्टर है उससे हम थोड़ा सा अपना मेथड जो है चेंज करने वाले हैं, सो दैट यू कैन बी लर्निंग इवन वेल, right? So that will be all related to this video. Thank you so much and see you again in the next video.